गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज है 17 फरवरी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम यहाँ पर कवर करेंगे। आइए फटाफट देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये कोटेशन जो है ना अभी 2-3 दिन तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर इसके बाद नया कोटेशन को फिर इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? ये कोटेशन का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब भी आप मेन्स आंसर राइटिंग लिखिएगा, बहुत लोग जो है ना मेन्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो मान लीजिए कभी भी लोकतंत्र को लेकर या प्रियम्बल को लेकर या कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, ठीक है, या बी आर अम्बेडकर को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, महात्मा गांधी को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो आप उनका यहाँ पे विचार को साझा कर सकते हैं। यही कोटेशन को लेकर आप यहाँ पे एसी पेपर में या आप जीएस पेपर में अपने आंसर को यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ देते हैं। हमारा संविधान एक जीवन दस्तावेज है और यह जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होता रहेगा। यहाँ पे जीवन कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, समय के अनुसार जो है ना परिस्थितियां बदलती है, हमारे समाज की आवश्यकताएं बदलती है और समाज के अकॉर्डिंग तो है हमारे संविधान में जगह होना चाहिए। तो उस कारण जो है ना हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं ना संविधान में। उसी की बात यहाँ पर किया गया है बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। अब यहाँ पे बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। देखिए, इंसान है, गलतियां होगी ही होगी। ठीक है, आदमी जो है ना, इंसान जो है गलतियों से सीखता है, फिर आगे बढ़ता है। चाहे देश भी हो ना, तो देश में भी कुछ ऐसी नीतियां होती है जो गलती हो जाती है, फिर उसको आवश्यकता के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा कि स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है यदि उनमें गलतियां करने की स्वतंत्रता शामिल ना हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा कोटेशन है और ये जो है ना कंटिन्यू रहेगा अभी 2-3 दिन तक। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आंसर राइटिंग में आना आपका दिमाग क्लिक करे और तुरंत लिखना शुरू करे। ये क्वेश्चन देखिए प्रियम्बल का है। मान लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, संविधान की प्रस्तावना जिसको प्रियम्बल बोलते हैं भारतीय संविधान की आत्मा है ना, इसको आत्मा कहा गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो इस कथन की व्याख्या करना है, तो आपको यहाँ पे प्रियम्बल में का इंपॉर्टेंस बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, संविधान का प्रियम्बल क्या है पहले ये दे दीजिएगा और फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है प्रस्तावना का, उसके बारे में लिख दीजिएगा। ये शॉर्ट आंसर में 8 नंबर में 7 नंबर में पूछ लेगा आपसे। फिर यहाँ पे अभी न्यूज में क्यों चल रहा है प्रियम्बल, क्योंकि वहां पे एक PIL दर्ज किया गया था कि जो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है ना, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये सब को हटाने की मांग की जा रही है। फिर बात करें यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना का कानूनी महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। कहने का मतलब क्या प्रस्तावना को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया जा सकता है? तो नहीं लागू किया जा सकता है। तो उसी का कानूनी महत्व के बारे में बात किया जा रहा है। क्या इसे क्या न्यायालय में इसको परिवर्तनीय माना जा सकता है? तो ये नहीं है, लेकिन कोई भी सरकार इसकी जो है ना अवहेलना नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में जो संप्रभुता, जो समाजवाद, जो धर्मनिरपेक्षता, ये लोकतंत्र शब्दों की परिभाषा है वो महत्व स्पष्ट करे। ये जितना भी शब्द है ना सबके मतलब बता दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस बता दीजिए। ठीक, चलिए, तो ये था इंपॉर्टेंस। कल हमारे व्यूअर ने क्वेश्चन किया था कि आप क्वेश्चन भी बता दीजिएगा, तो हमने बता दिया इसको। और आप लोग जो भी कमेंट करते हैं ना, जो भी, उसको हम जो है ना बारीकी से ध्यान से देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसको रिप्लाई कर सके और उसके अनुसार जो है ना वीडियो में हम आपका कंटेंट डाल सके। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ना ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। मस्क जो है, एलन मस्क, बहुत बड़े जो बिलियनर हैं ये, तो इन्होंने $2.1 करोड़ का जो आवंटन था भारत को, जो राजनीतिक में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, तो उसकी कटौती कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, भाजपा के जो IT विभाग के लोग हैं ना, उन्होंने कहा कि ये जो कदम था, जो अमेरिका भारत में पारदर्शिता या मतलब जो भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो फंड दे रहा था ना, ये दे किसको रहा था? ठीक है, क्योंकि अगर कहा जाए ना तो जो यहाँ पे कांग्रेस पर आरोप लगा है कि यही लोग हैं जो पैसा लेते हैं बाहरी जो कंट्री से और जो माइग्रेंट वाले जो है ना अवैध प्रवासी लोगों को भारत में इंटर करवाते, जो रोहिंग्या आप देख रहे हो यहाँ पे, बांग्लादेशी देख रहे हो, इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है भारत में। ठीक है, बिना कागजी का, बिना दस्तावेज का। तो यहाँ पर आप इस आर्टिकल में देख सकेंगे। साथ ही आप भारत अमेरिका का जो विवाद वाला एरिया है ना, उसमें आप ये चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है भारत और अमेरिका के विवाद में क्या होगा, H1B वीजा को लेकर है, अप्रवासी भारत को लेकर है, टैरिफ को लेकर अभी विवाद चल रहा है ना। फिर यहाँ पे आप देखोगे रसिया और यूक्रेन, माफ कीजिएगा, रसिया और भारत का जो रिलेशन है जो मजबूत हो रहा है ना, उससे भी अमेरिका को परेशानी हो रहा है। फिर चाइना और इंडो पैसिफिक को लेकर भी जो अमेरिका और भारत के बीच में तनाव देखने को मिलता है। आतंकवाद को भी देखने को मिलता है, जब यहाँ पे कनाडा को लेकर हुआ था ना। तो ये तमाम विवाद वाला पहलू 2-3 पॉइंट याद रख के लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बात किया गया कि 2.1 करोड़ जो है ना जो रकम है, जो राशि है, क्यों खत्म किया गया। तो ये जो एलन मस्क है ना, अब अमेरिकी सरकार में जो है ना, जो अमेरिकी जो सरकार है उसकी दक्षता बढ़ाने वाला एक विभाग बनाया गया, उसके ये प्रमुख है। तो इन्होंने कहा कि जितना भी फिजूल खर्च हो रहा है ना हमारी सरकार का, अमेरिका के पक्ष में बात कर रहे हैं, तो सबको कटौती किया जाए। जैसे आपने देखा हो कि बांग्लादेश को ना राजकोषीय संघवाद के लिए यहाँ पर पैसा दिया गया था,
उसको भी कटौती कर दिया गया। नेपाल को भी यहाँ पर अपना जैव विविधता के लिए यहाँ पर फंड मिल रहा था, उसको भी कटौती कर दिया गया। और भारत में मतदाता की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो फंड मिल रहा था उसको भी यहाँ पे कटौती कर दिया गया। तो यहाँ पे जो इलीगल जो माइग्रेंट होता है ना, उसकी संख्या को रोकने में काफी मददगार हो सकता है ये वाला चीज। अब हम लोग बात करते हैं विदेशी निवेशक। अभी आपने देखा ना, अमेरिका ने भारत में जो बोला है कि हम अगर जो है ना आपके प्रोडक्ट पर उच्च टैरिफ लगा देंगे ना, और कई देशों में ये लगाया भी रहा है अमेरिका। जैसे आप देखोगे चाइना में ना 10% जो है ना टैरिफ बढ़ा दिया है। फिर यहाँ पर मैक्सिको और कनाडा का केस में देखिएगा, वहां पर भी टैरिफ बढ़ा दिया है। तो इससे क्या होगा, जैसे भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो FPI है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लोग जो है ना, वो लोग अपना पैसा जो है ना भारतीय मार्केट से निकाल रहे हैं। अब ये कहाँ लगा रहे हैं, अमेरिका में लगा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसका परिणाम में आप ये देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र UNO, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, 1945 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हिंदी बोलने वाला जो आबादी है पूरे विश्व में वो लगभग कितना है, 60 करोड़ का आबादी है। और भारत एक जो है ना बहुसांस्कृतिकवाद बहुभाषावाद वाला देश रहा है। तो ये सब हम फैक्ट क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जब जो है ना भाषावाद को लेकर क्वेश्चन आता है या हिंदी भाषा को लेकर क्वेश्चन आता है ना, या किसी भी भाषा से रिलेटेड प्रश्न आता है, तो इस सब डाटा को आप डालिएगा आंसर में, काफी आपको जो है ना नंबर वहां पे इंक्रीज करवा देगा 1-2 नंबर। फिर ये कोटेशन है पेपर वाला कि बुरा व्यक्ति उस वक्त बुरा हो जाता है ना जब वो अच्छा होने का ढोंग करता है। आप अपने आसपास में ये इस तरह के व्यक्तियों को आप देखते ही होंगे एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने तो खूब देखा है। नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे इस आर्टिकल में जो है ना राजनीतिक पार्टी के बारे में बात किया गया है। पॉलिटिकल जो पार्टी है ना उसके बारे में बात किया गया है। क्या बात किया गया है, जो पॉलिटिकल पार्टी है ना उनको RTI के तहत लाया जाए, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन जो 2005 वाला है उसके तहत लाया जाए। ठीक है, क्यों लाया जाए, इससे क्या होगा, जो जवाबदेही होता है जिसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, और पारदर्शिता जिसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, वो मजबूत हो सके। क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए यहाँ पे चुनावी फंड को लेकर हो रहा है। जो चुनाव के लोग हैं, मतलब जो भी जनता है, वो राजनीतिक पार्टी को चंदा देती है ना, तो क्या जो चंदा देती है उसको यह जानने का अधिकार नहीं है कि उसके पैसे का जो है खर्च राजनीतिक पार्टी कहाँ पे कर रही है, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार है उसका, उन जनता का, उन नागरिकों का, जो कि ऐसे राजनीतिक पार्टियों को क्या देती है, फंड देती है। लेकिन राजनीतिक पार्टी क्या बोलते हैं, इससे हमारा गोपनीयता का उल्लंघन होगा, हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, नीतियां होती है वो उसका भंग हो सकता है। तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना बाबू ऐसा नहीं चलेगा, आपको जो है ना, आप जब जनता से पैसा ले रहे हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज फायदा होगा। तो फायदा और नुकसान यहाँ पर देख लिए हैं। राजनीतिक पार्टी बोलते हैं कि मेरा गोपनीयता इसका उल्लंघन होगा, तो ये चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसको शामिल करना चाहिए, क्योंकि आप जनता का पैसा यूज कर रहे हैं अपने पार्टी के डेवलपमेंट के लिए, तो आपको बताना होगा कि आप पैसे को खर्च कहाँ कर रहे हैं। तो ये चीज अच्छा है। अब बात करेंगे यहाँ पे माइग्रेशन, जो विस्थापन हो जाते हैं, जो प्रवासन होते हैं। तो जबरन विस्थापन क्या होता है, जो फोर्सफुली जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, जैसे कि युद्ध का स्थिति, आपदा की स्थिति, जलवायु परिवर्तन का स्थिति, बाढ़, सूखा, चक्रवात के कारण जो लोग विस्थापित होते हैं ना, उसको जबरन विस्थापित बोलते हैं, फोर्सफुली बोलते हैं उसको। लेकिन जो होता है वॉलंटियर जो माइग्रेशन होता है, उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप बेहतर रोजगार के लिए आप अमेरिका चले गए, आप बेहतर सैलरी के लिए अमेरिका चले गए, आप अपने जीवन स्तर को सुधार करने के लिए आप अन्य कंट्री में चले गए, तो इसको क्या बोलते हैं, वॉलंटियर माइग्रेशन, जो आप ना स्वेच्छा से जा रहे हैं। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज के कारण, युद्ध के कारण, जो आप सीरिया में देख रहे हैं, यूक्रेन में देख रहे हैं, गाजा पट्टी में देख रहे हैं, वहां के लोग जो विस्थापित हो रहे हैं वो युद्ध के कारण हो रहे हैं, इसको बोलेंगे फोर्सफुली। ठीक है, डेफिनेशन को समझ के रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि इस शब्द का मतलब समझाइए और इसका क्या ग्लोबल इंपैक्ट पड़ेगा, और जो शरणार्थी हैं, जो भुक्तभोगी है ना, उन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो आपको बता दें यहाँ पे फोर्सफुली जो माइग्रेशन होता है, यहाँ पर देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, भूकंप के कारण होता है, हिंसक झड़प के कारण होता है, और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण होता है, महंगाई और बेरोजगारी के कारण होता है, सूखा और बाढ़ के कारण होता है। कारण में पूछेगा तो फ्लो चार्ट बना के आप ये चीज दिखा दीजिएगा। ठीक है, 4-5 पॉइंट को आपको बता दें यहाँ पे कि अभी जो ना 11 करोड़ का आबादी हो गया, 11 करोड़ से अधिक का आबादी हो गया जो विस्थापन का समस्या से जूझ रहे हैं। आप यहाँ पे यूक्रेन का एग्जांपल दे दीजिएगा, सीरिया का देख लीजिएगा, और यहाँ पे म्यांमार का दे दीजिएगा जो रोहिंग्या वाला लोग हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अफगानिस्तान के बारे में बात कर दीजिएगा, इनके सामने क्या क्या चैलेंजेज है यहाँ के लोगों को। तो आपको बता दें यहाँ पे जो है खाद्य संकट का बहुत चैलेंजेज होता है, इनको जो है ना स्वास्थ्य जो नहीं मिल पाता है, शिक्षा के नहीं मिल पाता है, इनको रोजगार नहीं मिल पाता है, और ये लोग जो है ना ऐसी जैसे तैसे वाला स्थिति में रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है।
देखिए यहाँ पे इनको गुणवत्ता वाला भोजन नहीं मिल पाता है। फिर जो इनको जो है ना स्थानीय जो परिवार हैं जो समुदाय, उनसे इनको भीख मांगना पड़ता है। बच्चे जो अकाल मृत्यु हो जाते हैं, उनको कुपोषण, जो उनको अच्छा पोषण नहीं मिलता है तो मृत्यु हो जाती है। महिलाएं कई दिनों तक भूखा तक रहती है, जो अकाल मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे घटना देखने को मिल रहा है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, भारत में अभी जो ना नॉर्थ, जो पूर्वी इलाका वाला है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला, वहाँ पर भी जो है ना विस्थापन की समस्या देखने को मिल रहा है। क्यों? वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता के कारण, जो वहाँ पे जातीय हिंसा के कारण वहाँ पर देखने को मिला माइग्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और आपको बता दें, भारत टेक्स 2025 वाला याद रखिएगा, पीटी में पूछ लेगा, मेंस में पूछ लेगा, क्योंकि भारत कपड़ा और परिधान के क्षेत्र में एक अहम रोल प्ले कर रहा है पूरा वैश्विक अर्थव्यवस्था में। आपको बता दें, भारत जो है ना कपड़ा और परिधान का एक्सपोर्ट करने में 6 नंबर पर आता है। ये सब डाटा इसलिए याद करना ना, इकोनॉमिक्स से प्रश्न जुड़ा हुआ आएगा, तो भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, तो इसमें ये सब चीज़ लिखने का काम आता है। क्योंकि आप सब कुछ जो है ना याद करके एग्जाम में नहीं बैठ सकते। आपको जो है ना 3 घंटे का समय मिलता है, लगभग 300 नंबर का होते हैं मेंस में। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाना होता है कि हाँ अगर कुछ भी हो तो ये सब डाटा हमको याद रहेगा, तो हम वहाँ पे यूटिलाइज कर सकेंगे डाटा का। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे इस बार के बजट में ना कपास मिशन का जो है यहाँ लॉन्च किया गया है, कपास मिशन। फिर राष्ट्रीय कपास प्रौद्योगिकी मिशन का यहाँ पर बात किया गया है स्थापना करने का। वस्त्र और परिधान में हम लोग 6ठे नंबर पे आते हैं एक्सपोर्ट करने में। और आप देखोगे कपड़ा वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे रोजगार का सृजन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है वहाँ पे। और हम लोग फिर बात करेंगे यहाँ पे भारत टेक्स, जो कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा आयोजन है। इसमें क्या होता है ना, जितने भी कच्चे माल हैं और जो रेडी माल है जो और उपकरण है, उसको एक छत के नीचे लाया जाता है। इसमें जो ग्लोबल जो कंट्री होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, भारत की क्षमता को देखते हैं, और भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी। ठीक है, और भारत को जो 2047 तक जो डेवलप कंट्री बनना है उसमें एक अहम रोल प्ले करेगा। तो ये सब तमाम चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पे 5F के बारे में भी चर्चा किया है। 5F का मतलब क्या होता है? फाइबर। दूसरा F का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री। तीसरा F का मतलब क्या होता है यहाँ पे? फैशन। चौथा जो F है ना, उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? फाइबर हो गया, फैक्ट्री हो गया, फैशन हो गया, फार्म हो गया, फार्म मतलब खेती वाला हो गया, और एक क्या हो गया यहाँ पे? फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। F का मतलब फॉरेन। ठीक है, तो ये 5F वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। बोलेगा कि खबरों में रहा 5F किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वहां पर दे देगा क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पहला लिख देगा, दूसरा लिख देगा यहाँ पे टेक्नोलॉजी, वहां पर लिख देगा कपड़ा उद्योग, तो आपको कपड़ा उद्योग को मारना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, मेंस में आप यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे देखिए, भारत के पास जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, जो फॉसिल फ्यूल है, जैसे कोयला, पेट्रोल या डीजल, जो गैस हो गए, जो तेल गैस हो गए, ये सब क्या ना लिमिटेड सोर्स है, आज नहीं तो कल इसको खत्म करना ही होगा। तो भारत को वैकल्पिक जो ऊर्जा स्रोत को अपनाना होगा ना, तो उसी की दिशा में नवकरणीय ऊर्जा होता है, इसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। मेंस में क्वेश्चन बहुत पूछता है यहाँ से, आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के तहत क्या क्या आता है? तो यहाँ पे जो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइब्रिड एनर्जी हो गया, बैटरी ऊर्जा, पंप भंडारण, ये तमाम चीज़ों ना आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ना शुल्क कम किया जा रहा है। जो भी 2025 से पहले जो भी इंडस्ट्री बैठा रहा है, प्लांट बैठा रहा है, तो उसको यहाँ पे शुल्क में छूट दिया जाएगा, ताकि जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी के तहत भारत जो एक आत्मनिर्भर बन जाए। आपको बता दें, भारत अपनी ऊर्जा का 87% जो ऊर्जा का मांग है ना, वो फॉरेन से जो है इंपोर्ट करता है भारत। तेल गैस जो है ना, अगर बात करें ना, 43% जो है इंपोर्ट करता है। तो भारत की निर्भरता दूसरे देशों पे है ना, तो ऐसे में भारत अपनी दूसरे कंट्री वाले क्या कर सकते हैं? भारत पे दबाव डाल सकते हैं, यहाँ की नीतियों को चेंज कर सकते हैं। तो भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा ना, तो इस दिशा में बहुत अच्छा कदम है कि हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ यहाँ पे मूव करें। आपको बता दें, यहाँ पे जो एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उससे भी हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास थोरियम का बहुत ज़्यादा भंडार है, यूरेनियम का भी भंडार है, लेकिन सीमित भंडार है। लेकिन थोरियम को हम लोग यूज़ करके क्या करेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा को यहाँ पे जनरेट करेंगे। आपको बता दें, भारतीय अगर हम मैप बनाएंगे तो आपको जो ना थोरियम वाला केरल का जो तटीय इलाका है ना, यहाँ पर देखने को मिलेगा। माफ कीजिएगा, मैप मेरा अच्छा से नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि केरल का जो तटीय इलाका ना, यहाँ पे थोरियम का भंडार बहुत ज़्यादा है भारत के पास। तो इसका क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा, दोहन कर सकता है, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि यूरेनियम से हम वो जो है ना जल्दी से बिजली को क्या करें? उत्पन्न कर लें। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो अब देखिए, यहाँ पे जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है ना, तो राजस्थान के उदयपुर में क्या होगा? यहाँ पे एक सम्मेलन किया जा रहा है जल को लेकर। ठीक है, ताकि जल को इंपॉर्टेंस को लेकर, जल की चुनौतियों को लेकर यहाँ पे बातचीत किया जा सके तमाम देशों के साथ। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये।
हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? ओमान के मस्कट में हो रहा है। ठीक है, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए हैं और तमाम देशों के साथ जो है ना द्विपक्षीय बातचीत चल रहा है, क्षेत्रीय जो है ना यहाँ पे सहयोग पे बातचीत चल रहा है, ये तमाम चीज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें ये अपना प्यारा भारत, यहाँ पे इंडियन ओशन है, और ये इंडियन ओशन ये ऐसा ओशियन है ना जिसका नाम एक कंट्री के नाम पर रखा गया जो है अपना भारत। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो अब ब्राजील में आपका होगा ब्रिक्स का सम्मेलन। तो ब्रिक्स का बारे में बहुत बार पीटीएम एग्जाम में पूछ लेता है, स्थापना कब हुआ, 2009 में, कौन कौन से कंट्री हैं। पहले तो 5 हुआ करते थे, लेकिन अब जो है इथोपिया भी आ गया है इसमें। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो कौन कौन से मेंबर शामिल हैं, देखिए ईरान है, मिस्र है, इथोपिया है, संयुक्त अरब अमीरात भी आ गया है, इसमें 4 मेंबर हो गए। अब सऊदी अरब को भी इसमें मेंबर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम मेंबर को आप देख सकते हैं। ग्लोबल साउथ को लेकर यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बहुत पूछता है। ग्लोबल साउथ क्या है? तो एक डेवलपिंग कंट्री का एक मेंबर है। जैसे मान लो अपना ये पृथ्वी है, ये ग्लोबल साउथ इधर वाले जो है ना कंट्री, इधर वाले कंट्री काफी डेवलपिंग वाले कंट्री नहीं है, मतलब डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग है। तो उनका जो है ना एक संगठन है जिसका भारत नेतृत्व कर रहा है, भारत की आवाज है ग्लोबल साउथ। ठीक है, याद रखिएगा। और इधर वाले कंट्री क्या है? डेवलप कंट्री है। तो इसको नॉर्थ ग्लोबल बोला जाता है, इसको साउथ ग्लोबल बोला जाता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ये मैपिंग के बारे में हम लोग कई दफा चर्चा कर चुके हैं। ये अफीम वाला एरिया है और ये अपना प्यारा सा भारत है। और यहाँ पे आप देखोगे गोल्डन ट्रायंगल, ये है गोल्डन क्रिसेंट, कोयला वाला एरिया। जब कोयला को लेकर या फॉसिल फ्यूल को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप मैप बना के, ठीक है, छोटा सा मैप बना के, प्यारा सा मैप बना के आप यहाँ पे कोयला वाला एरिया को दिखा सकते हैं। ये श्रीलंका हो गया, और यहाँ पे कोयला लिख के इसको ऐसे घेर दीजिएगा। ठीक है, एग्जामिनर जो ना 2 नंबर या 1 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा आपको। नेक्स्ट में ऊपर यहाँ पे नीलगिरी को लेकर, देखिए यहाँ पे साउथ में जो पहाड़ हैं जैसे कि अनाईमुड्डी हो गया, कार्डमम हिल्स हो गया, ये सब का लोकेशन याद रखिएगा। ये सब भी आप जो है ना आंसर राइटिंग में आप मैप बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है, भारत का जब भौगोलिक संरचना के बारे में बात करेगा ना, ये सब तमाम चीज को दिखाइएगा। ये तो चेन्नई पोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा आर्टिफिशियल है, कौन सा नेचुरल है, इसके बारे में पूछ लेता है। ये है वेस्टर्न, ये है ईस्टर्न। ठीक है, कांडला के बारे में पूछ चुका है, और माफ कीजिएगा हल्दिया पोर्ट के बारे में, कांडला के बारे में पूछ लिया है। अपना बिहार यहाँ पे देखिए, ये बिहार है ना, और ये झारखंड है। ये तमाम जो राज्य है ना, इसका मैप बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी बीपीएससी देंगे, जेपीएससी मेंस दे रहे होंगे, यूपीपीएससी मेंस दे रहे होंगे, तो उसमें मैपिंग का काफी अहम योगदान होता है। आप देखोगे ना पूरे एग्जाम प्रक्रिया में, मेंस की हम बात करें तो 4 से 5 मैप आपको बनाने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज प्रैक्टिस करके जाइएगा। नेक्स्ट में ऊपर यहाँ पर भी पूछ लिया गया है मिहिर हिल्स को, डाल्फा हिल्स को, कंचनजंगा, नंदा देवी, और यहाँ पे आप देखोगे नागा पर्वत। लोकेशन पूछ लेता है कि वेस्ट टू ईस्ट को आप अरेंज करें। तो ये तमाम फैक्ट है नॉर्थ ईस्ट अपने भारत का। यहाँ पे माइग्रेशन का प्रॉब्लम से सब जूझ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे मणिपुर तो न्यूज़ में रहता ही है, बांग्लादेश में न्यूज़ में रहता ही है, आपको पता ही है। ये म्यांमार है, रोहिंग्या के कारण न्यूज़ में है। असम का लोकेशन देख लीजिएगा, किन किन राज्यों के साथ घिरा हुआ है। तो ये तमाम फैक्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप 10 बुक से पढ़ने से बढ़िया है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें, ताकि वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पे 10 बुक पढ़ के आप मेंस में बैठ गए तो आप वहाँ पे अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। लेकिन एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ के बैठेंगे ना, तो आप, मुझे लगता है कि आप पहला तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा, क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाइएगा, क्वेश्चन का डिमांड को समझ पाइएगा, उसके अनुसार आप लिख पाइएगा, अच्छा कंक्लूजन दे पाइएगा, अच्छा इंट्रोडक्शन दे पाइएगा, अच्छा से वहाँ पे प्रेजेंट कर पाइएगा। तो ये सब चीज़ हो ना बार बार पढ़ने से ही आता है। ठीक है, इसलिए हम लोग मैप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।